खुशामदीद। मैं मोहम्मद इमरान आपकी निसाबी किताब के सबक नंबर 15 के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। हम मुताला करने वाले हैं हमारे सबक आजमाइश का, जो एक ड्रामा है और मोहम्मद मुजीब का लिखा हुआ ड्रामा है। मोहम्मद मुजीब उर्दू अदब के अहम ड्रामा निगारों में शामिल हैं। बुनियादी हैसियत आपकी मौरिख की है, तारीख के लिए और तर्जुमे के लिए आप जाने जाते हैं। लेकिन जो ड्रामे आपने लिखे हैं, कम लिखे हैं, लेकिन जो भी आपने लिखे हैं वो अपनी अलग अदबी अहमियत रखते हैं। उर्दू अदब में उनका बड़ा मुकाम है। यहाँ पर ड्रामा आजमाइश का आखिरी एक्ट, आखिरी हिस्सा ड्रामे का हमारे यहाँ पर सबक के तौर पर शामिल किया है, जिसका हम मुताला करेंगे। उससे पहले हम मोहम्मद मुजीब के हवाले से बात करेंगे, आपकी जिंदगानी के हवाले से, आपकी तर्ज तहरीर, खुसूसियात कलाम, असलूब बयान मोहम्मद मुजीब का क्या है, इन हवालाजात से हम बात करेंगे। और उसके बाद हम ड्रामे का जो आखिरी हिस्सा हमारे लिए शामिल किया गया है सबक के तौर पर, उसका हम मुताला करेंगे। मोहम्मद मुजीब आपका नाम था और मुजीब ही आपका तखल्लुस था। बुनियादी तौर पर आप मौरिख थे। मौरिख यानी तारीख लिखने वाले, तारीखदां थे आप, और तारीख के अंदर ही आपको दिलचस्पी थी। तर्जुमे भी आपने किए हैं, अलग अलग मुल्कों का आपने दौरा किया है, बहुत सारे मुल्कों में आप घूमे, वहां का आपने अदब देखा, वहां की तख्लीकात देखी और उनको आपने उर्दू में तर्जुमे किए और दूसरी जुबानों में भी तर्जुमे किए। कई जुबानों के ऊपर आपकी पकड़ थी। तो बुनियादी जो हैसियत है आपकी वो एक मौरिख की थी, लेकिन उन्हें हम उर्दू अदब में एक अहम ड्रामा नवीस की हैसियत से जानते हैं। उन्होंने बड़ी तादाद में मज़ामीन भी लिखे। खास बात यह है कि ड्रामे पर उन्होंने उस वक्त तवज्जो की जब अदब में उसकी बेहद ज़रूरत थी। उर्दू अदब में मोहम्मद मुजीब से पहले कोई बाकायदा फ़न से मुताल्लिक जानकारी रखने वाला ड्रामा नगार नहीं था। उम्दा किस्म के ड्रामे नहीं लिखे जा रहे थे। आपने ड्रामे लिखने शुरू किए, उस वक्त उर्दू अदब को ड्रामों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बहुत सख्त ज़रूरत थी। तो आपने ऐसे वक्त में ड्रामे लिखने शुरू किए जब उर्दू को ड्रामा निगार चाहिए था, उर्दू को ड्रामे चाहिए थे। तो खिदमत को इसलिए भी हम एतराफ़ करते हैं, आपकी खिदमत को मानते हैं उर्दू अदब के लिए और ड्रामों के लिए। और मज़ामीन बहुत बड़ी तादाद में आपने लिखे हैं। मज़ामीन क्या है? मजमून की जमा। मजमून लिखे आपने, ड्रामे लिखे आपने, तारीख आपने लिखी है, आपने तर्जुमे किए हैं। और उर्दू अदब में यही आपकी बड़ी खिदमत है, बड़ी उर्दू अदब के लिए आप इसके लिए जाने जाते हैं। आपकी जो पैदाइश थी वो 30 अक्टूबर 1902 को लखनऊ में हुई। आपके वालिद का नाम मोहम्मद नसीम वकील था। आपके वालिद जो है वकील थे, नाम मोहम्मद नसीम था। और मोहम्मद मुजीब ने इब्तिदाई तालीम लखनऊ के ऑर्बेंटो कॉन्वेंट में हासिल की और उसके बाद देहरादून के एक प्राइवेट स्कूल से सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तिहान पास किया। शुरू के से ही आप अपनी पढ़ाई लिखाई के अंदर होशियार थे, अच्छे स्कूलों में आप पढ़े और उसके बाद आप बैरूनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी पढ़ने के लिए चले गए और वहाँ भी उन्होंने इल्म हासिल किया। मैंने आपको बताया कि अलग अलग मुल्कों का आपने दौरा किया, कई मुल्कों में आप घूमे, यूरोप के कई शहरों का आपने सफ़र किया और वो सफ़रनामे और वो दौरे भी आपने, वहाँ की यादें भी बहुत खूबसूरती से लिखी। 1919 में आला तालीम की गरज से आप ऑक्सफोर्ड गए, जहाँ उन्होंने जदीद तारीख़ में BA ऑनर्स किया। बर्लिन में उनकी मुलाकात डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन से हुई। उसके बाद इनकी ज़िंदगी के अंदर थोड़ा बदलाव आना शुरू हुआ, जब आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन बर्लिन के अंदर मिले और वहीं पर आपको डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन मिले। वहीं उन्होंने जर्मन और रूसी ज़ुबानें सीखी। फ्रांसीसी ज़बान वो ऑक्सफोर्ड में सीख चुके थे। कई मुल्कों की ज़ुबान वो जानते थे, इंग्लिश जानते थे, फ्रांसीसी जानते थे, रूसी जानते थे, जर्मन ज़बान जानते थे। और उन ज़बान को आप सिर्फ ज़बान को जानना ही तक महदूद नहीं रहे, आपने उन ज़बान के अंदर लिखे हुए अदब का मुताला किया और उससे मुतालिक चीज़ों को उर्दू अदब में जोड़ा, अंग्रेज़ी के अंदर जोड़ा। अंग्रेज़ी के अंदर भी आपकी बहुत बड़ी तादाद के अंदर किताबें मौजूद हैं, आपकी लिखी हुई किताबें मौजूद हैं और उनकी तादाद उर्दू अदब से ज़्यादा है उनकी। वहाँ पर उर्दू अदब से ज़्यादा आपने अंग्रेज़ी में और दीगर ज़बानों के अंदर अपनी तख्लीकात की हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में काम करने का अहद किया। वहां से साथ में थे, मिले, उनका मुलाकात हुई डॉक्टर जाकिर हुसैन और सैयद आबिद हुसैन से। कहां पर? बर्लिन के अंदर। वहां इनकी दोस्ती हो गई, साथ रहने लगे और बहुत सारी चीजें दोनों ने मिलकर सीखी। उसके बाद जब डॉक्टर जाकिर हुसैन इंडिया आ गए तो वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में काम करने लगे, तो आप भी उनके साथ यहां पर लग गए, उनके साथ काम करने लग गए। फरवरी 1926 में वो हिंदुस्तान वापस आए और जाकिर साहब और आबिद साहब के साथ जामिया मिल्लिया इस्लामिया की तदरीस व इंतज़ामी अमूर में आप मसरूफ़ हो गए। मसरूफ़ यानी बिजी हो जाना, उन कामों में लग जाना। इंतज़ामी अमूर, इंतज़ामिया कमेटी के अंदर आप शामिल हो गए। क्या करना है, कैसे करना है, किन किन चीज़ को क्या क्या जिम्मेदारियां देनी है, वो इंतज़ामी अमूर होते हैं। अमूर
अम्र की जमा, और तदरीस के अंदर भी आप लगे रहे, तदरीस और तालीफ का काम भी आप करते रहे। तसनीफ और तालीफ और तदरीस और तालीफ ये काम आपके थे, तो इनसे तो आपको जुड़ा ही रहना था। 1948 में जाकिर साहब के अलीगढ़ चले जाने के बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शेखुल जामिया, यानी कि आप वाइस चांसलर बन गए, इस ओहदे पर फाइज हुए, और 20 जनवरी 1985 को नई दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ। ये थी आपकी जिंदगानी के हवाले से मुख्तसर मालूमात, किस तरह से आपकी ज़िंदगी गुजरी, किन किन मुल्कों का आपने दौरा किया, किन किन लोगों के साथ आप रहे, इनको आपको देख लेना है। अब उनकी ज़िंदगी के बाद मतलब दौरान ही, ये तो ज़िंदगी का हवाला हो गया, उस हवाले के बाद हम आते हैं उनकी तसनीफ और तालीफ के कामों की तरफ कि किस तरह से उन्होंने अदब की खिदमत की। मुजीब साहब इंतजामी अमूर के साथ तसनीफ और तालीफ के कामों में बराबर लगे रहे। अभी हम पढ़ चुके हैं कि इंतजामिया कमेटी में जुड़े हुए थे, मुंतजिमों में वहां पर थे, और उसके बाद तसनीफ और तालीफ का काम भी वो करते रहे। दोनों जिम्मेदारियां बखूबी आपने अंजाम दी। उर्दू अंग्रेजी में उनकी तकरीबन 43 किताबें शाये हुई। उनके मज़ामीन की तादाद 200 से भी ज्यादा है, और मुजीब साहब ने 8 ड्रामे लिखे हैं। बहुत बड़ी तादाद है आपकी मज़ामीन की। ड्रामे आपके 8 हैं, मैंने बताया कि कम है ड्रामे, लेकिन ड्रामों की जब जरूरत थी उर्दू अदब को, हिंदुस्तानी तहजीब को, हमारे मुआशरे को, तब आपके ड्रामे वो निकल कर आए। उसी दौर के ड्रामे हैं जब हमें ड्रामों की जरूरत थी। और फिर मज़ामीन आपके बहुत सारे हैं, बहुत बड़ी तादाद में हैं, और वो किसी एक जुबान में नहीं है, तकरीबन लगभग सभी जुबानों के अंदर आपके ड्रामे, आपके जो मज़ामीन हैं वो मौजूद हैं। जो ड्रामे हैं आपके मशहूर, उनके नाम हैं खेती, अंजाम, खाना जंगी, हुब्बा खातून, हीरोइन की तलाश, आजमाइश, दूसरी शाम, और बच्चों के लिए भी एक ड्रामा आपका लिखा हुआ है, आओ ड्रामा करें। यह बहुत अहम है, बच्चों के लिए लिखा हुआ आपका ड्रामा, जो आसान जुबान के अंदर, सीधी सलीस जुबान के अंदर लिखा गया है, और बच्चों को ड्रामे की फन से आपने इसमें तारुफ कराया है। मुजीब साहब सादा और सलीस नस्र लिखते थे। सलीस कहते हैं ऐसी नस्र जिससे जबान भी टेढ़ी ना हो, इतनी आसान जुबान का आपने अपने ड्रामों के अंदर इस्तेमाल किया है। मुश्किल अल्फाजों का आप इस्तेमाल नहीं करते थे। उनके मुकालमों में बोलचाल का फितरी अंदाज है। मुकालमे यानी डायलॉग, जो फितरत के मुताबिक जो नेचर होता है, जो बोलने का चाहिए, जिस तरह से बाहर आवाज आनी चाहिए, उसी तरह की आवाजें, उसी तरह के डायलॉग आपके किरदारों से आते हुए नजर आते थे। बनावटी चीज वहां पर नजर नहीं आती थी। निसाब में शामिल इख्तिबास, मुजीब साहब के ड्रामे आजमाइश का आखिरी एक्ट है। जो हमने अभी नाम पढ़े इनके ड्रामों के, एक ड्रामा है आजमाइश। अब जो हम सबक पढ़ने वाले हैं वो आपके इसी ड्रामे आजमाइश का आखिरी हिस्सा है। यह ड्रामा 1857 के दिलदोज तारीखी वाकयात पर मुबनी है। दिलदोज, दुख वाला, दर्द वाला, दिल जलाने वाला, बहुत गमनाक वाकयात 1857 के गदर के बाद पेश आए थे। तरह तरह के जुल्म सितम अंग्रेजों ने उस वक्त गदर में शामिल लोगों के ऊपर किए थे। सताया गया था, परेशान किया गया था बहुत ज्यादा। तो उस वक्त के क्या हालात थे 1857 के गदर के, उस हालात को आपने इस ड्रामे आजमाइश में बयान किया है। तो जो जुल्म सितम उन लोगों के ऊपर किए जा रहे थे, उन जुल्म सितम के आखिरी हिस्से को हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। जनरल बख्त खां और उसके हिंदुस्तानी फौजों की शिकस्त हो चुकी थी। जनरल बख्त खां बहादुर शाह जफर का जनरल था। ये बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन जनरल बख्त खां अभी आजाद था, और जहां जैसा मौका मिल रहा था वहां अंग्रेजों से वो लोहा ले रहे थे, अंग्रेजों से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मजमूई तौर पर हमारी शिकस्त हो चुकी थी। 1857 का गदर नाकामयाब हो चुका था। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया था। अंग्रेजों के दिल्ली पर कब्जे के बाद पकड़ धकड़ शुरू हो चुकी थी। रामसाई की बीवी भागवती ने जंग आजादी की 2 मुजाहिद खवातीन सलमा और किशन कंवर को पनाह दे रखी थी। 1857 का जब गदर नाकामयाब हो गया तो अंग्रेजों ने लिस्टें बनाई, जानकारियां ली कि कौन कौन गदर में शामिल था। अब उसमें जिस जिसके भी नाम आते थे सबको पकड़ा धकड़ा जा रहा था, सबको पकड़ा जा रहा था, सजाएं दी जा रही थी, मौत की सजाएं दी जा रही थी। तरह तरह के जुल्म उन लोगों के ऊपर किए जा रहे थे। अगर कोई छिपा हुआ था तो उसको लाने के लिए उसके घर वालों को सताया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था। तो वो चाहते थे कि हर उस शख्स को सजा दी जाए जो उस जंग के अंदर, उस गदर के अंदर शामिल था। तो वो बाद के हाल यहां पर बयान किए जा रहे हैं। तो ये सारा का सारा पस मंजर बना दिया गया है। राम साहब किरदार एक, उसकी बीवी भागवती ने जंग आजादी की 2 मुजाहिद खवातीन। अब जब लोगों को पकड़ा जा रहा है तो पकड़ने के दौरान ही एक आदमी राम साहेब मल है, इनके घर के अंदर इनकी बीवी ने 2 जंग में शरीक
खवातीन को अपने पास आसरा दिया था, अपने पास छिपा लिया था इन्होंने। वो दो मुजाहिद जो थी, जो खवातीन जो थी, उन्होंने जंग में हिस्सा लिया था, तो अंग्रेज उनको ढूंढ रहे थे, उनको सजा देना चाहते थे अंग्रेज। और उस वक्त इनके छुपाना इनके खुद की जान से खेलना था, क्योंकि जो छुपा रहा था इनको, उनको भी अंग्रेज बड़ी सख्त सजाएं दे रहे थे, सख्ती से उनके साथ पेश आ रहे थे। बख्त खां के सिपाही अगरचे हार गए हैं, लेकिन उनके हौसले पस्त नहीं हुए हैं। तो बख्त खां हार तो गए थे, लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए थे। तो जगह जगह जैसा मौका मिलता, वो छोटी छोटी टुकड़ियों के अंदर अंग्रेजों के ऊपर हमले कर रहे थे। तो अंग्रेज बख्त खां को पकड़ने के लिए भी भागादौड़ी कर रहे थे, और उनका जो मदद कर रहे थे लोग, उनको पकड़ने के लिए भी, और उन जो छिपे हुए लोगों को हैं, उनको आसरा देने वाले लोगों को भी अंग्रेज पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। यह पस मंजर इसका आजमाइश के एक्ट का आखिरी वक्त का बन गया है। अब छिपा लिया है राम साई की बीवी ने अपने दो साथियों को, अपनी दो खवातीन साथियों को, जो गदर में भाग ले चुकी हैं, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ चुकी हैं। अंग्रेज उनको ढूंढ रहे हैं। उस हिस्से को यहां पर हम पेश करते हैं। आजमाइश इसका नाम है पूरे ड्रामे का, लेकिन हमारे यहां पर सिर्फ इसका आखिरी एक्ट है। नजारा इस तरह से बनता है कि राम साय मल के मकान में एक छोटा सा दालान है। रात हो गई है, ड्यूट पर एक दिया जल रहा है। राम साय मल उसकी रोशनी में खाना खा रहा है। ड्यूट पुरानी किस्म का लकड़ी का चिरागदान, चिरागदान के ऊपर रोशनी हो रही है, एक चिराग जल रहा है। राम साय बैठा हुआ है वहां पर, और बैठे हुए अंधेरे के अंदर वो उसमें हल्की रोशनी के अंदर चिराग में खाना खा रहा है। भागवती, ये राम साय मल की बीवी थी। भागवती, उसकी बीवी, आंचल से मुंह बंद करके खड़ी है। उसके पंखा चल रही है और चुपके चुपके रो रही है। राम साय मल को उसकी रोने का एहसास नहीं है, वो खाना खाता रहता है। ये सीन बन गया पहला हमारा, कि इस तरह का माहौल वहां पर मौजूद है। राम साय मल बैठा हुआ है, दीपक जल रहा है, घर का दालान है, अंदर का हिस्सा है, आंगन है घर का, और दालान के अंदर ये बैठे हुए हैं। वो उसके ऊपर पंखा जलने की कोशिश कर रही, खड़ी हुई है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू जारी हैं, रो रही है। राम साय जो खाना खा रहा है, उसको यह पता नहीं है कि मेरी बीवी मेरे पास खड़ी हुई रो रही है। दोनों वतन परस्ती के जज्बे से लबरेज हैं, दोनों अपने वतन के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अंग्रेजों के खौफ की वजह से दोनों कुछ नहीं करते हैं, चुपचाप यहां पर खड़े हुए हैं। लेकिन जो इसकी भागवती है, राम साई की बीवी है, ये बड़ी बहादुर खातून है। इसने अपने घर के अंदर दो खातून को पनाह दे दी है, लेकिन ये बातों को छुपाना चाह रही है, बताना नहीं चाह रही। अब इनके कलाम है, ड्रामे के अंदर कलाम होते हैं, एक दूसरे के नाम आते हैं, और उसके बाद उनके डायलॉग्स आते हैं, और उन डायलॉग से ही पूरा का पूरा ड्रामा हमें समझ में आ जाता है। राम साय मल का डायलॉग है, पूछता है, कहो आज पानी काफी मिल गया। भागवती रुहासी आवाज में, रुहासी यानी रोने पर आमादा, रोने वाली आवाज के अंदर बोलती है, अभी शाम को राम प्रसाद ले आया, बहुत दूर जाना पड़ा, आसपास के कुओं में लाशें पड़ी हैं। अब शुरुआती मंजर से ही हमें पता चल जाता है माहौल क्या है। सारे आसपास के जो कुएं हैं उनके अंदर लाशें पड़ी हैं, लोगों को मार मार के अंग्रेज डाल रहे हैं। तो पानी पीने का इनको नहीं मिल रहा है। बड़ी मुद्दत के बाद, कई दिनों बाद इनको पीने का पानी मिला है। तो जब पानी देखा राम साय ने खाना खाते हुए, तो आज तो पानी नजर आ रहा है, पानी कहां से मिला? तो वो कहती है, यहाँ आसपास के तो सारे कुएं खराब हो रहे हैं, लाशें पड़ी हैं उनके अंदर। बहुत दूर से हमारा जो नौकर है राम प्रसाद, वो ये पानी लेकर हमारे लिए लेकर आया है। राम साय मल, राम 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 राम, उसकी तरफ देखकर, मगर तुम रो क्यों रही हो? अपनी बीवी की तरफ देखता और पूछता, रो क्यों रही हो? भागवती, मेरा भी मरने को जी चाहता है। राम साय, क्यों? तुम क्यों बैठे बैठे जान से बेजार हो गई हो? बेजार यानी परेशान, क्यों अपनी जान गंवाना चाहती हो? क्यों मरना चाहती हो तुम? तुम्हारा रोने का मन क्यों कर रहा है? तुम्हारा मरने का मन क्यों कर रहा है? भागवती, क्या बताऊं? राम साय मल, परमात्मा का शुक्र करो, इतनी बड़ी मुसीबत आई और गुजर गई, मगर अभी बहुत चौकस रहना है, देखती रहना दरवाजे से पहरे वाले ना हटें। राम साय कहता है कि परमात्मा का शुक्र बनाओ कि हम जिंदा हैं, इतनी बड़ी मुसीबत आई और गुजर गई। किस मुसीबत की बात कर रहा है ये कर रहा है गदर की। जब गदर आ रहा था तो हर तरफ हंगामा मच गया था, हर तरफ जंग का माहौल हो गया था, सब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए खड़े हो गए थे। अब वो जब माहौल शांत हो गया, सब चुप हो गए, तो उस वक्त ये कह रहे हैं कि चलो ठीक है, अब हम तो बच गए कम से कम, अब वो देखा जाएगा कौन किसको पकड़ते हैं, क्या करते हैं। परमात्मा का शुक्र करो कि बड़ी मुसीबत आई और निकल गई। बस ये ध्यान रखो कि बाहर दरवाजे पर पहरे वाले बैठे रहे, पहरा देते रहे। भागवती, नहीं, मैं तो बराबर चक्कर लगाती रहती हूं। ये कह रही कि मैं पहरे वालों को देखती रहती हूं।
राम सहाय, और कोई अंदर ना आने पाए, मर्द औरत बच्चा कोई भी इस घर के अंदर नहीं घुसे। भागवती कहती है ये नहीं हो सकता। राम सहाय, क्यों? क्या मुझे फांसी पर लटकवाना चाहती हो? राम सहाय मना कर रहा है कि इस घर के अंदर बाहर पहरेदारों से कह दो कि कोई अंदर ना घुसने पाए। क्यों? क्योंकि जो घुसेगा अंदर वो पनाह लेने के लिए घुसेगा, अंग्रेजों से भागा हुआ घुसेगा। अगर अंग्रेजों को पता चल गया कि हमने किसी को अपने घर में घुसा रखा है, किसी को पनाह दे रखी है, तो वो फिर मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। लेकिन भागवती नहीं मानती बात, बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई पनाह के लिए आएगा तो मैं उसको मना नहीं करूंगी। भागवती, नहीं, कसूर तो मेरा होगा, मैं कह दूंगी कि मैंने आपको बताए बगैर किया है, मगर यह नहीं हो सकता कि जान पहचान की कोई औरत बच्चा पनाह मांगे और मैं उसे मना कर दूं। राम सहाय तो मना कर रहा है कि ऐसा नहीं, अगर ऐसा हुआ पकड़े गए तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। तो वो कहती कि नहीं, तुम्हारे तक मैं इल्जाम ही नहीं आने दूंगी, सारा इल्जाम अपने सर ले लूंगी, लेकिन मुझसे ये नहीं होगा कि कोई अगर पनाह मांगने आए, कोई साथी मेरा जानकार आए और मैं उसको दुत्कार दूं, बाहर से ही भगा दूं, ऐसा नहीं हो सकता। राम सहाय भागवती को कुछ देर तक देखता है, फिर देखकर बोलता है, मालूम होता है तुमने मुझे बताए बगैर किसी को घर में छिपा लिया है। अब वो समझ रहा है चीजों को कि ये ऐसे कह रही है कि मैं किसी ना किसी को पनाह दे दूंगी, अगर मुझसे कोई मांगने आया तो इसका मतलब ये है कि ये पनाह दे चुकी है। वो कहता है, मालूम होता है तुमने मुझे बताए बगैर किसी को घर में छिपा लिया है। अब तो हमारी जान परमात्मा की दया से ही बच सकती है। तुम्हारा दिल इतना कमजोर है तो तुम मुझे क्यों नहीं बुला लेती? यदि मुझे बुला लो, मैं यहां पर रह जाऊंगा, मैं यहां पर रुक जाऊंगा। अब तुम, मुझे लगता है तुमने किसी को यहां पर रख लिया है। भागवती, मैं चाहती हूं कि आपको मालूम ही ना हो। यूं कहती है। वो कहता है कि मुझे बता दो, मैं इल्जाम सर पे ले लूंगा तुम्हारा कि मैंने उनको छिपाया है। तो ये कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें बताना ही नहीं चाहती कि कौन है, क्योंकि तुम्हें पता चलेगा तो ये हो जाएगा कि तुम भी मेरे साथ उनको छिपाने में शरीक हो। तो अगर कोई बात आई तो मैं कह दूंगी कि इनको नहीं पता था, मेरा ही इल्जाम है, मैंने ही इनको छिपाया है। राम सहाय, ये कौन मानेगा कि मेरे घर में आदमी छिपे हैं और मुझे मालूम नहीं? भागवती, आदमी नहीं, लावारिस औरतें, भूखे प्यासे बच्चे। लावारिस, जिसका कोई वारिस ना हो, जिसका कोई ख्याल रखने वाला ना हो, बेसहारा के लिए लावारिस का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो कह रही है कि मैं इल्जाम ले लूंगी, तुम्हारे पर नाम भी नहीं आएगा। लेकिन वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कौन मानेगा ये बात? मेरे घर के अंदर औरतें छिपी हुई हैं, आदमी छिपे हुए हैं, और मैं कहूं कि मुझे पता ही नहीं, कोई इस बात का यकीन नहीं करेगा। तो वो कहती है, लावारिस नहीं, आदमी नहीं है उसके अंदर, औरतें हैं और भूखे प्यासे बच्चे हैं, अगर वो आएंगे तो मैं उनको रख लूंगी। राम सहाय, किसकी औरतें, किसके बच्चे हैं? भागवती, ये मैं पूछती ही नहीं हूं, यानी मैंने उनसे पूछा ही नहीं कि भाई तुम किसकी औरतें हो, कहां से आए हो, जबकि उसको, भागवती को सारी बातें पता है। लेकिन ये अपने शोहर से बचाना चाह रही है, पंडित जी से बचाना चाह रही है, ताकि अगर बात खुलती है, राज खुलता है, तो पंडित जी को सजा से बचाया जा सके। राम सहाय कहता है, उसको पता चल गया कि इसने पूछ रखा है लेकिन मुझे ही बताना नहीं चाहती। वो कहता है, पूछा और मुझे बताना नहीं चाहती हो? हमारे मोहल्ले में ऐसे लोग है ही नहीं जिन्होंने बगावत में हिस्सा लिया है। ये औरतें और ये बच्चे तो बाहर से आए होंगे। वो समझ जाता है कि इसने किसी ने को पनाह दी है। अब अंदाजा लगा रहा है कि किसको पनाह दी होगी। पहले तो सोचता है कि आदमी होंगे, तो बोले नहीं, आदमी नहीं, औरतें हैं। अब औरतें भी कौन? बोले हमारे मोहल्ले से तो किसी ने बगावत की ही नहीं, कोई अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा ही नहीं हुआ, तो फिर यहां से किसी को पनाह देने का सवाल ही नहीं होता। मुझे लगता है कि तुमने कहीं बाहर से आए हुए लोगों को पनाह दी है। बगावत यानी सरकशी, सर उठाना, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होना, किसी के खिलाफ खड़े होना, वो बगावत है। यहां पर 1857 की बगावत की बात हो रही है जो अंग्रेजों के खिलाफ की गई थी। फिर इशारे में कहते हैं कि भागवती जमीन पर बैठकर और मुंह बंद करके फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि वो समझ रहा है धीरे धीरे कि क्या माहौल है। वो समझ गया कि इसने किसी को पनाह दे दी और बाहर से आए हुए किसी शख्स को पनाह दे रही है। वो भी इस चीज को देख रही है, दुख है मन के अंदर और डर भी लग रहा है, पता नहीं कब अंग्रेज आ जाए, कब उसको पकड़ लिया जाए, कब सजा दे दी जाए। तो रोने लग जाती है। बताओ तो ये है कौन? कभी पूछताछ हो तो मैं जवाब तो दे सकूं। राम सायमल पूछ रहा है कि मुझे तो पता होना चाहिए कि मेरे घर में कौन छुपा हुआ है। अगर मुझसे पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी? भागवती सर हिलाती है, यानी वो मना कर देती है कि नहीं बताऊंगी। अच्छा ना बताऊं। खामोशी। जब लड़ाई हो रही थी तो तुम्हारी जबान पर 3-4 नाम रहा करते थे। अब वो खुद कयास लगा रहा है, कयास आराई कर रहा है कि कौन छुपा हुआ मेरे घर में हो सकता है। बीवी से पूछने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो नहीं बता रही।
अब वो कहता है कि जब लड़ाई चल रही थी तो तुम्हारी जुबान के ऊपर 3-4 नाम रहा करते थे। कौन कौन से? बख्त खां की, तो बख्त खां की वाल औलाद यहां पर थी ही नहीं। बख्त खां की बात करती थी जो बहादुर शाह जफर का सिपह सालार था, तो बोले उसका तो रहने का सवाल ही नहीं है कि बख्त खां यहां पर छिपेगा, उनका घर वाला यहां पर था ही नहीं कोई। आल औलाद, बाल बच्चे, खानदान के लोग, दूसरे बच्चे जो साथ में रहते हैं, आल औलाद। फिर दूसरा नंबर वो सोचता है कि सुधारी सिंह होगा, सुधारी सिंह भी बाहर का आदमी है, उसका भी यहां रहने का सवाल नहीं है। तो क्या किसी मुसलमान औरत को पनाह दी है? हिंदू औरतों में तो तुम्हारे रानी किशन कंवर से ताल्लुकात थे। अब आदमियों का अंदाजा लगा लिया कि बख्त खां नहीं हो सकता, सिधारी सिंह नहीं हो सकता, तो क्या पता किसी मुसलमान औरत को पनाह दी है। तो अब फिर अंदाजा लगा रहा है कि हिंदू औरतों में तो मैं जानता हूं कि तुम किशन कंवर को जानती थी। किशन कंवर भी आजादी के अंदर खूब उस वक्त लड़ी, बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया था। नाहर सिंह रुपया वसूल करने आना चाहता था तो जमीन तैयार करने से पहले उसको बेचता था, मगर क्या मालूम रानी बल्लभगढ़ में है या नहीं, यहां है। किशन कंवर का ही मालूम नहीं, रानी थी किशन कंवर। तो ये कहता है कि हो सकता है कि तुमने उसको पनाह दे रखी हो, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं है कि वो यहां पर है या नहीं है। बहरहाल जहां भी हो कोई ना कोई उसका पता दे देगा जरूर। अगर नाहर सिंह को पकड़ लिया है तो शायद उसको तलाश ना करें। भागवती फिर जोर से रोने लगती है। अब किशन कंवर की बात हो रही है तो उसने कह दिया लाला जी ने कि अगर नाहर सिंह को, इनको गिरफ्तार कर लिया नाहर सिंह को, तो ये किशन कंवर के बारे में नहीं पूछेंगे, लेकिन आज नहीं तो कल ये सब लोग पकड़े जाएंगे और इनको सजाएं मिलेंगी। ये बातें जब सुनती है तो वो फिर से रोने लगती है। रोना सुन के राम सायमल फिर बोल रहा है, पकड़ लिया है तो अब कोई कुछ नहीं कर सकता। जब वो रोई तो उसको लगा कि पकड़ लिया तो उसके दुख में रो रही है, तो ये कह रहा है कि अगर उसको पकड़ लिया है तो फिर कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। उसके बराबर सोना देकर उसे मोल लेना चाहो तो ना देंगे। तो रानी किशन कंवर ने तुम्हारे यहां पनाह ले ली है। वो समझ गया है कि अगर कंवर सिंह को पकड़ा है तो अगर उसके बराबर सोना दे दो, चाहो उसके बराबर इतना सारा सोना उसके वजन के बराबर दे दो और चाहो कि उसको छुड़वा लो, खरीद लो उसको मोल लेके, तब भी अंग्रेज उसको नहीं छोड़ने वाले, सजा देंगे। और फिर समझ जाता है कि रानी किशन कंवर को उसने अपने घर के अंदर छिपा रखा है। तो कहता है तो रानी किशन कंवर ने तुम्हारे यहां पनाह ली है, बेचारी। इसको भी हमदर्दी है, खुद को भी राम सायमल को। तो कहता है बेचारी। राम सायमल से अब और खाया नहीं जा रहा था, बर्तन सामने से खिसका देता है। ये सारी बातें खाना खाने के दौरान ही हो रही थी, तो अब बातों बातों के अंदर बहुत सारी बातें हो गई, खाना नहीं खाया जा रहा, बर्तन खिसका देता है। पानी पीना चाहता है मगर प्याला देर तक हाथ में लेकर रहता है और पानी भी नहीं पी पाता। क्या बहुत रो रही है? इसका ख्याल रानी की तरफ है, रानी कंवर सिंह की तरफ इसका ख्याल है। तो पूछता है क्या वो बहुत रो रही है? भागवती सर हिलाकर नहीं, उसका अफसोस कर रही है कि जिहादी औरतों के साथ मैदान में नहीं गई और मारी ना गई। जिहादी औरतें, जिहाद करने वाली औरतें, मुराद वो औरतें हैं जिन्होंने मुल्क की हिफाजत के लिए जंग आजादी में, जंग में हिस्सा लिया। तो उस वक्त जो बगावत के अंदर साथ लड़ी थी औरतें, उनको जिहादी औरतें कहा गया है, बगावत करने वालों को जिहादी कहा गया है। तो ये कह रहे हैं राम साय, क्या उनको दुख हो रहा है? रो रही होंगी बेचारी, वो खातून तो है तो छोटी छोटी बातों में रोती हैं, तो वो भी रो रही होंगी। तो ये कहती है भागवती इनकी बीवी कि नहीं, रो नहीं रही, उनको तो बल्कि अफसोस हो रहा है कि मैं मर क्यों नहीं गई आजादी के अंदर। वो जो औरतें मरी थी, वो जो औरतें जंग के अंदर साथ लड़ी थी, इनको भी उनके साथ जाना चाहिए था और वहीं मर जाना चाहिए था, तो कम से कम अपने मुल्क के काम तो आ जाती। राम सायमल, राम राम, क्या हिम्मत है, उसको अच्छी तरह रखना, मैं भी कभी उसके दर्शन करूंगा, उसका हमारे घर में रहना कुछ ऐसा खतरनाक नहीं है। मुसलमान औरत की बात हो रही है, जो औरतें साथ थी मुसलमान औरतें भी शामिल थी। मुसलमानों के ऊपर भी बहुत ज्यादा जुल्म सितम अंग्रेजों ने 1857 के गदर की नाकामयाबी की बात किया था। तो अब ये कह रहा है कि रानी से तो काम चल जाएगा, ठीक है, अंग्रेज इसकी तरफ इतना तवज्जो नहीं है, नहीं ढूंढ रहे हैं, अगर कोई मुसलमान औरत होती तो हमें ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता। भागवती एक मुसलमान भी है, यानी उसने दो खवातीन को छिपा कर रखा है, एक तो राम जो रानी जी हैं और दूसरी मुसलमान औरत, ये कहते हैं कि उनके साथ ही यहां पर मौजूद है। राम साय हैरत पड़ जाता है, बोलता है हाय कौन? भागवती सलमा, नाम बता रहा है कि सलमा नाम की लड़की हमारे साथ मौजूद है। फिर राम साय याद करता है, अरे वही यूसुफ मियां की मंगेतर, वो तो मोर्चों पर लड़ी भी थी, बंदूकों से वो फायर कर रही थी अंग्रेजों के ऊपर, इन्होंने देखा था उसको फायर करते हुए। तो ये कहते हैं कि सलमा भी इसके साथ मौजूद है। भागवती हाँ,
उसने घरों की छतों पर से भी गोली चलाई थी। रानी किशन कंवर भी उनके साथ थी, बंदूक चला रही थी। फिर वो जख्मी हो गई। रानी किशन कंवर ने न जाने किस तरह उसको यहां तक पहुंचाया। मैं तो समझती थी कि मर जाएगी, मगर अब भली चंगी है, सोच रही है कि किसी तरह दिल्ली से निकल जाए और बख्त खां की फौज में मिल जाए। रानी किशन कंवर कहती है कि वो भी साथ जाएंगी। पूरा हाल बयान कर दिया, किस्सा बयान कर दिया कि दोनों साथ में ही लड़ रही थी खड़ी हुई, रानी किशन कंवर और सलमा दोनों अंग्रेजों के ऊपर फायर कर रही थी, गोलियां चला रही थी। और एक गोली सलमा को लगी, वो जख्मी हुई और वहां गिर पड़ी। किसी तरह रानी उसको उठाकर अपने घर तक ले आई और हमारे घर में लाकर इन्होंने छिपा दिया। और अब जो है, मैंने सोचा कि मर जाएंगी गोली के जख्म से, लेकिन ये तो अब ठीक हो गई और अब चाहती है कि दोबारा से किसी तरह यहां से दिल्ली से निकल जाऊं और बख्त खां की फौज के अंदर शामिल हो जाऊं और दोबारा से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की तैयारी करूं। रामसाय, देखो ये नहीं हो सकता। बाहर जाने के लिए मना कर रहा है कि अब आ गई, कोई बात नहीं, हमारे तहफ्फुज में है, यहां पर रह लें, साल भर रहना हो साल भर रह लें, लेकिन यहां से वापस नहीं जाना, क्योंकि जाने के अंदर पता चल जाएगा कि कहां छुपी हुई थी और फिर हमें फांसी लगेगी, हमें अंग्रेज पकड़ लेंगे। वो कहता है कि देखो ये नहीं हो सकता, मैं इस पर तैयार हूं कि वो यहां छिपी रहें और जब खतरा ना रहे तो चुपके से चली जाएं, यहां वो साल भर तक रहें, मगर बाहर जाकर कहीं लड़ाई में शामिल ना हुए। अगर शामिल हुए तो पकड़ी जाएंगी और मुझे तो जरूर फांसी हो जाएगी। और यूसुफ मियां को क्या हुआ, उसने हाल बयान कर दिया कि यहीं रहें, जितना चाहे उतने वक्त तक रहें, साल 2 साल, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मैं सारा इंतजाम उनका कर दूंगा। बाहर जाएं तो लड़ेंगी ये, और लड़ेंगी तो पकड़ी जाएंगी, और पकड़ी जाएंगी तो फिर पूछताछ होगी कहां थे, और उस पूछताछ में मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरे फांसी लग जाएगी। फिर उनको यूसुफ मियां की याद आते हैं जो सलमा के मंगेतर थे। बोले यूसुफ मियां का क्या हुआ, वो कहां पर है? भागवती, सलमा को भी कुछ नहीं मालूम रामसाय, और तुमको मालूम होगा तो तुम बताओगी नहीं, क्योंकि वो बातें छुपा रही थी। रामसाय मल से इतनी बड़ी बात छुपा रखी है, 2 बागी खवातीन को अपने घर में छिपा रखा है और उनके शोहर को पता नहीं था, तो ये कहते हैं कि तुम्हें बताया होगा तब भी मुझे बताने वाली नहीं हो। भागवती, सुना है वो आखिर वक्त तक लड़ते रहे। उर्दू बाजार में किसी गोरे ने एक औरत के साथ बदतमीजी की थी तो उसे जान से मार दिया। उसमें नामालूम कितने पकड़े गए, मगर वो नहीं थे। कहते हैं अब उर्दू बाजार पर गोलाबारी होगी, एक मकान भी खड़ा ना छोड़ा जाएगा। यूसुफ मियां का हाल पूछा तो वो कहते हैं यूसुफ साहब को आखिरी बार देखा था उर्दू बाजार के अंदर, जहां पर कोई गोरा किसी हिंदुस्तानी लड़की से बदतमीजी कर रहा था, उन्होंने उस गोरे का कत्ल कर दिया। तो अब उसके बाद पकड़ दकड़ हुई, बहुत सारी फौज वहां पर आई, सबको पकड़ा गया वहां से, लेकिन वहां पर यूसुफ मियां का कोई पता नहीं चला, वो वहां से गायब हो चुके थे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अब उस बाजार को खत्म किया जाएगा, वहां पर जितने भी घर हैं उनको सबको बम के गोले से उड़ा दिया जाएगा। देखो यहां पर एक तस्वीर खींची जा रही है, खाका खींचा जा रहा है ड्रामे के जरिए, और उस वक्त के हाल बयान किए जा रहे हैं कि हमारा मुल्क, हम उसके मालिक, लेकिन गुलामी में हम इस कदर खराब हो गए थे कि हमारे मुल्क के अंदर भी हमें इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घुट घुट के दब दब के हमें जीना पड़ रहा है, आवाज नहीं उठा सकते, अपनी चीजों को मांग नहीं सकते, अपने आप को आजाद नहीं कह सकते। इस तरह के हालात वहां पर उस वक्त हो गए थे, और इसी वजह से हमारा गदर पैदा हुआ था। लोग खड़े हो गए थे अंग्रेजों के खिलाफ कि हमारे मुल्क में तुम्हारा क्या काम है। और गदर जब हमारा नाकामयाब हो गया, 1857 का गदर हमारा नाकामयाब हो गया था, बहुत सारी वजूहत हैं उसकी, तो नाकामयाब होने की वजह से अब अंग्रेज सबसे बदला ले रहे हैं, सबको सताने की कोशिश कर रहे हैं, सबको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हाल कर देना चाहते हैं कि दोबारा कोई उनके सामने खड़ा ना हो, कोई सर उठाने की कोशिश ना करे, कोई आंख दिखाने की कोशिश ना करे। और उस हाल को मोहम्मद मुजीब ने बहुत खूबसूरती से पिरोया है, बहुत सफाई से, आसान जुबान के अंदर इन्होंने चीजों को समझा दिया है कि क्या चल रहा है उस वक्त, कैसा माहौल है। राम साहेमल, अब परमात्मा बचाए हम सबको। एक औरत घबराई हुई अंदर आती है, उसके मुंह से बात नहीं निकलती। फिर एक मुलाजिम आता है, अब वो बातें कर ही रहे। अभी यूसुफ मियां के बारे में बात की, सलमा के बारे में बात की, किशन कंवर के बारे में बात की, तो बातें चलते चलते अचानक एक घबराई हुई उनकी नौकरानी भागती हुई अंदर आती है। कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पाती। ड्रामे के अंदर एक्ट सबसे बड़ा उसका जरिया होता है कहने का। वहां एक्टिंग करके उसमें दिखाना होता है कि किस तरह की चीजें हो रही हैं। यहाँ छोटी छोटी चीजों के बारीकियों को उन्होंने बताया है मोहम्मद मुजीब ने, कि किस तरह से कौन आया, दाखिल हुआ, किस तरह से बातें हो रही हैं, किस तरह से मुंह बनाया जा रहा है, मुंह बिचकाया जा रहा है। तरह तरह की चीजों को इसमें शामिल किया है, तरह तरह की चीजों को इसमें शामिल किया है। उसके मुंह से बात नहीं निकलती। फिर एक और मुलाजिम इतनी देर में अंदर आ जाता है। मुलाजिम, सरकार
दरवाजे पर 4 सिपाही आए हैं, कहते हैं दरवाजा खोलो, हम तलाशी लेंगे। राम साहब, मेरे घर में नहीं आ सकते, मेरे पास अमान का परवाना है। अमान का परवाना वो हुक्म जिसके जरिए तहफ्फुज की जमानत दी जाए। एक लेटर दे दिया जाता है, एक अमान होता है, परवाना होता है, और वो परवाना ऐसे लोगों को दे दिया जाता है जो मौजिज होते हैं, जो भरोसेमंद होते हैं, जो बगावत नहीं कर सकते, खिलाफ नहीं बोल सकते, तो उनको लेटर लिख के दे दिया जाता है कि आप हमसे, हमारे दोस्त हैं और आप महफूज हैं, हमारी सरकार आपके ऊपर जुल्म नहीं करेगी, हमारी सरकार आपके घर की तलाशी नहीं लेगी, हमारी सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी, बस आपको हमारी मदद करनी है। बागियों के नाम बताने रहता है। तो राम साहब मल भी सरकार के दोस्तों में शामिल थे, और हालांकि वो दिली तौर पर सरकार के दोस्त नहीं थे, लेकिन सरकार से इन्होंने अमन का परवाना ले रखा था, अमान का परवाना इनको मिला हुआ था। तो अब अमान का परवाना मिला था, तो इनके घर का ये नियम था कि कोई भी इनकी तलाशी नहीं ले सकता, जबरदस्ती इनके घर में दाखिल नहीं हो सकता कोई पुलिस वाला, कोई अंग्रेज इनके घर में नहीं आ सकता। तो वो कहते हैं कि मना करो उन 4 सिपाहियों को। 4 सिपाही आ गए घर के अंदर कि अंदर नहीं आना है तुम्हें मुलाजिम। सरकार वो हमारी बात मानेंगे ही नहीं। भागवती, परवाना मेरे पास है, चलो मैं दिखा दूंगी। भागवती खड़ी होती है कि मेरे पास है परवाना, मैं दिखा कर आती हूं उनको। राम साहेमल, तुम कहां जाओगी? भागवती, मैं नहीं जाऊंगी तो कौन जाएगा? मैंने मशहूर कर दिया है कि आप अंग्रेज कमांडो से बातचीत कर रहे हैं, घर पर नहीं है। वो कहती है कि मैंने सबको बता दिया कि आप नहीं हो, अब आप यहीं छुप कर बैठो, घर में बैठ जाओ, मेरे पास परवाना है, मैं वो दिखाकर अभी उनको भगाती हूँ, जो सिपाही बाहर आए हुए हैं इनको मैं बाहर करती हूँ, आप यहीं बैठे रहिए। राम साहब, नहीं तुम बैठो, मैं जाता हूं। राम साहब खुद जाना चाहता है कि मैं जाकर बात करूंगा, क्या बात है, लेकिन इसी दौरान भागवती जल्दी से दिया बुझाकर भाग जाती है। कमरे में अंधेरा हो जाता है, राम साहब वहीं बैठे रहते हैं, और भागवती अमन का परवाना लेकर बाहर की तरफ उनको दिखाने के लिए जाती है कि देखो तुम अंदर नहीं आ सकते, लेकिन वापस उल्टे पांव लौट जाती है, पीछे 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 थोड़ी देर बाद, और संगीन लिए हुए, बंदूकें लिए हुए 4 पुलिस वाले, अंग्रेज पुलिस अफसर उनके साथ साथ आगे घुस जाते हैं। राम साहेब अंधेरे में बैठा रहता है। कुछ देर बाद दाएं तरफ से भागवती उल्टे पांव चलती हुई आती है, धीरे धीरे वापस। 4 सिपाही उसे संगीनों से धमका रहे हैं। पहला सिपाही उनका सरदार मालूम होता है। पहला सिपाही कहता है, बता कहां है वो दोनों, पता पूछते हुए आए हैं ये। भागवती, सहमी हुई रूहासी मगर दबी आवाज में, यहां कोई नहीं छिपा है। संगीन, संगीन जो बंदूक के ऊपर आगे चाकू सा लगा रहता है, लंबा सा नुकीला हथियार होता है, वो संगीन कहलाता है। तो लंबी बंदूकों के आगे संगीनें लगी हुई है, उनसे डराते हुए वो अंदर दाखिल हो गए और पूछ रहे पता उन दोनों खवातीन का कि वो कहां पर है, कैसे हैं। और ये मना करती है कि नहीं, यहां पर कोई नहीं है, चले जाओ यहां से, लेकिन वो जाते नहीं है, इनके घर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। अब पहला सिपाही फिर कहता है, यहां 2 औरतें छिपी हैं, हमारे आदमियों ने उनको गोली चलाते देखा, फिर वो भागकर इस घर में आते हुए देखी गई। रामशरण, इस औरत को ले जाकर दीवार के साथ खड़ा करो, बाकी 3 आदमी फायर करो। रामशरण भागवती की तरफ बढ़ता है। रामशरण सिपाही का आदमी है, दूसरा सिपाही, वो कहता है कि हमने देखा है, यहां पर हमारे लोगों ने यहां पर 2 औरतों को आते हुए देखा है, वो हमारे ऊपर गोलियां चला रही थी और उसके बाद भागते हुए इसी घर में दाखिल हुई हैं। तो अपने आदमी से कहता है कि या तो तुम बताओ या फिर हम तुम्हारे घर की अभी तलाशी ले लेंगे, इनको लगाओ दीवार के साथ, यानी गोली मारने की उनको तैयारी कर रहे हैं। दूसरे सिपाही से कहता है कि तुम फायर करो, अभी अपना मुंह खोल देंगे, अभी बोल देंगे कहां पर है। इतने में राम साहेब जो अंधेरे में बैठे हुए थे, चुपचाप साइड में छुपे हुए थे, वो बोलते हैं, अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती, एक बेकसूर औरत को इस तरह मार रहे हो। पहला सिपाही, अच्छा लाला जी बैठे हैं, सोचा था लालाइन हमको बहला फुसलाकर रुखसत कर देगी बाहर से ही। रामशरण खड़ा करो इन्हें भी, लालाइन के साथ खड़ा कर दो इनको भी। तो सिपाही ने लाला जी को भी देख लिया, अब लाला जी को भी लालाइन के साथ, राम साई जी को भी, उन दोनों को साथ में खड़ा कर दिया कि अब यहां खड़े हो जाओ। भागवती चिल्लाकर, अरे मुझे मार डालो, इन्हें छोड़ दो, ये बिल्कुल कुछ नहीं जानते, अरे ये बिल्कुल बेकसूर हैं। यही बात वो शुरू से कहती आ रही थी भागवती कि मैं बताऊंगी नहीं आपको, कोई अगर होगा, बात होगी तो मैं सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लूंगी और जो भी सजा होगी वो मुझे मिलेगी, तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। लेकिन ये बात नहीं होती है, क्योंकि लाला जी का घर है और वहां छुपा हुआ कोई शख्स मिलता है, तो जाहिर सी बात है लाला जी को भी सजा होने वाली थी। अब ये बात समझ में आ रही है भागवती के, तो चिल्ला रही है, रो रही है कि इनका कोई कसूर नहीं है, इनको नहीं पता था, मैंने उनको पनाह दी थी, मैंने छिपाया था, इनका मत सताओ, इनको परेशान मत करो।
पहला सिपाही, अच्छा बेकसूर हैं, तो तुम्हें मालूम है कि दोनों औरतें कहां छिपी हैं? भागवती वैसे ही चिल्लाकर, अरे उन्हें छोड़ दो, हाय मेरी किस्मत, ये बिल्कुल कुछ नहीं जानते, हाय हाय। स्टेज के दाएं तरफ के कोने से सलमा और किशन कंवर अंदर आती हैं। अब ये चिल्ला रही है, रो रही है, तड़प रही है भागवती कि छोड़ दो इन्हें, माफ कर दो, इन्हें कुछ नहीं पता, मेरी किस्मत बदकिस्मती कि मैंने इनको फंसा दिया है इस उलझाड़ के अंदर, मौत के सामने लाके खड़ा कर दिया है। वो चिल्ला रही है, इतनी देर के अंदर अंदर से जो छिपी हुई खवातीन थी, सलमा और किशन कंवर, वो निकलकर बाहर आ जाती हैं। सलमा कहती है, इन दोनों का पीछा छोड़ दो, हम आ गए हैं, हमें जो सजा देना चाहते हो वो सजा दे दो, और उनकी बीवी बिल्कुल बेकसूर है, लाला जी और उनकी बीवी बिल्कुल बेकसूर है, इनको छोड़ दो, हमसे तुम्हारी दुश्मनी है, हम आ गए हैं, हमें गिरफ्तार करो, चलो यहां से। पहला सिपाही, सलमा और किशन कंवर को गौर से देखने के बाद, मुझे तो तुम उस घराने की औरतें मालूम होती हो, यानी मुझे लगता है कि तुम सलमा और किशन कंवर नहीं हो, तुम तो इनके घर की ही खातून हो, यहीं की रहने वाली हो, और हमें बेवकूफ बना रहे हो कि हम तुम्हें पकड़ेंगे और तुम असली मुजरिमों को भगा दोगे पीछे से। किशन कंवर, इन दोनों को छोड़ दो, हम तुम्हारे साथ चलने पर तैयार हैं, शहर में हजारों आदमी हमको पहचान लेंगे। किशन कंवर सलमा की बात की वजाहत करती है कि हमारे ऊपर यकीन नहीं है, तो तुम ऐसा करो, अभी तो इनको छोड़ो और हमें लेकर चलो, बाहर जाके तुम्हें पता चल जाएगा, बहुत सारे लोग हमें जानते हैं, बहुत सारे लोग हमें पहचान लेंगे शहर के अंदर। पहला सिपाही, हां, मैं तुमको लेकर बाहर चला जाऊं और इस दौरान में असली मुजरिम निकल जाएं। सलमा, तुम्हारी मर्जी, बेगुनाहों का खून करना तो तुम्हारा ही काम है। पहला सिपाही, अच्छा तो बताओ क्या नाम है तुम्हारा? नाम पूछता है फिर दोनों से। सलमा कहती है खुद का नाम सलमा, और किशन कंवर कहती है खुद का नाम किशन कंवर, दोनों अपना अपना असली नाम बता देती हैं। पहला सिपाही, तुम अपने जुर्म का इकबाल करती हो? सलमा, हमने कोई जुर्म नहीं किया, मुल्क के लिए लड़ना, अपने हक के लिए खड़ा होना वो जुर्म नहीं है। वो कहती है हम अपने मुल्क के लिए अपने बादशाह की तरफ से लड़े हैं, ये हमारा जुर्म नहीं है और मैं अपने जुर्म का इकबाल नहीं करती हूं। पहला सिपाही, तुम लड़ाई में शरीक हुई हो? तो उसका इकरार करेगी। सलमा, दिलो जान से हम शरीक हुए हैं, हमने दूसरों को लड़ने पर आमादा किया है, हम मोर्चों पर लड़े, हमने दुश्मनों को मारा, तुम्हारे आदमियों को मारा हमने, क्योंकि तुम हमारे खिलाफ थे। किशन कंवर, हमें अफसोस इस बात का है कि उससे ज्यादा ना कर सके, ये जो किया हमारे लिए बहुत कम है, अगर हम चाहते तो पूरे अंग्रेजों को हम हिंदुस्तान से बाहर भगा देते, लेकिन अफसोस हम वो नहीं कर पाए। पहला सिपाही, तो जाओ खड़ी हो जाओ दीवार से लगकर। इसका मतलब दीवार के सहारे ले जाकर उनको गोली मारना चाहता है, उनको सजा देना चाहता है। तो कहता है कि तुम अपने जुर्म का इकरार कर रही हो, हमारे साथ बगावत में शामिल थी, अब जाओ और दीवार के साथ खड़े हो जाओ। तो सलमा कहती है नहीं, हम दीवार से नहीं लगेंगे, हम यहीं खड़े रहेंगे, यहीं हमें मारो। हम दीवार से लगकर क्यों खड़े हों, हम बीच सहन में खड़े रहेंगे और तुम्हारी बंदूकों पर हंसेंगे। पहला सिपाही, तो चलो खड़ी हो जाओ अपनी बात पर। सलमा और किशन कंवर बीच सहन में खड़ी हो जाती हैं। पहले सिपाही के इशारे पर तीन सिपाही उनसे 3-4 कदम हटकर और एक घुटने को जमीन पर टेक कर बंदूकें तानते हैं। भागवती चीख मारकर सिपाहियों और दोनों औरतों के बीच आ जाती है, मगर गश खाकर गिर जाती है। सिपाही बंदूकें ताने रहते हैं, मगर उन्हें फायर करने का हुक्म नहीं मिलता है। वो कहती है हमें यहीं सहन में मार दो। तो बोला ठीक है, और वो अपने साथी को इशारा करता है, साथ ही एक घुटना नीचे टिका के और बंदूकें साइन उनके सामने इशारा करके खड़े हो जाते हैं। तीनों खड़े हुए हैं। भागवती उनको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं बचा सकती उनको, उनके बीच में जाती है और बेहोश होकर गिर जाती है। वो दोनों खातून खड़ी हुई हैं चुपचाप, और उस सिपाही उनकी तरफ बंदूक के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन कोई गोली नहीं चला रहा। खामोशी वहां पर तारी हो गई है। सलमा के चेहरे पर मुस्कुराहट है और वह बंदूकों की तरफ देखती रहती है। किशन कंवर की नजर आसमान की तरफ है, उसके चेहरे पर वज्द की कैफियत तारी हो गई है। वज्द यानी खुद को भूल जाना, अलग ही लो के अंदर चले जाना, गफलत की हालत उसके अंदर किशन कंवर के ऊपर हो गई है। सिपाही फायर नहीं करते। एक बार की पहला सिपाही घुटनों पर गिर जाता है। अब वो खड़ा हुआ है, खड़े खुड़े अचानक घुटनों के बल दोनों गिर जाता है, दोनों से वो खड़ा हुआ सिपाही, और वो उससे माफी मांगता है। असल में वो सिपाही जो है बख्त खां का आदमी था, जो इनको लेने आया था, और वो इनका इम्तिहान ले रहा था कि ये वही सच्ची मुजाहिदा हैं जो लड़ने के लिए खड़ी हुई हैं, या कोई और खातून यहां पर आकर छिपी हुई है, खड़ी हो गई। पहला सिपाही हाथ जोड़कर कहता है हमारी खता माफ कीजिए, हम सिर्फ उसका यकीन करना चाहते थे कि आप वही हैं जिन्हें ढूंढ कर लाने का हमें हुक्म दिया गया है।
अपने बता देता है कि मैं आपका ही आदमी हूं, मैं तो आपका इम्तिहान ले रहा था कि आप वही हैं या कोई और तो नहीं है। तकदीर के इस इनकलाब को बर्दाश्त करना सलमा और किशन कंवर के बस की बात नहीं थी। बहुत बड़ी बात हो गई थी, मौत सामने नजर आ रही थी, खड़े हुए थे, बंदूक सामने तनी हुई है, किसी वक्त गोली चल सकती है, जान जा सकती है, वजद की हालत तारी हो रही है, कैफियत हो रही है, पागल सा दिमाग हो रहा है इनका। उस वक्त वो कहता है कि नहीं मैं तो आपके साथ हूं। तो वो एक बौखलाहट उनके ऊपर छा गई, दोनों बेहोश हो जाती हैं। किशन कंवर चीख मारकर गिर पड़ती है, सलमा की आंखें चढ़ जाती हैं, हाथ पांव जवाब दे देते हैं और वो जमीन पर ढेर हो जाती हैं। बहादुर है, लेकिन उस वक्त के माहौल के अंदर, उस तरफ जो माहौल देखा, जो मौत का मंजर देखा, तो ये दोनों बेहोश हो जाती हैं। राम सायमा चिल्लाता है, अभी भी उसको समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। वो खड़ा हुआ है सामने, जोर से चिल्लाता है, जालिमो अब कब तक इन बेचारियों को सताते रहोगे? अरे मारना है तो एक दफा ही मार दो। पहला सिपाही इंतहाई नदामत के अंदाज में, नदामत अपनी शर्मिंदगी के एहसास के साथ, शर्मिंदा हो रहा है कि मैं इनको सता रहा हूं। वो कहता है हम इन्हें तकलीफ देना नहीं चाहते थे, उनके दिल की आरजू पूरी करना चाहते थे। हमें जनरल बख्त खां ने अंग्रेजी फौज के वर्दियां पहनाकर भिजवाया है। हम जनरल बख्त खां के आदमी हैं जो अंग्रेजी हुकूमत के रूप लेकर यहां पर आए हैं। इन्हें जल्द अज जल्द तलाश करके उनके पास पहुंचा दें। हमने उनको सही सलामत ना पहुंचाया तो हमें गोली मार दी जाएगी, ये अंग्रेज ही हमें पकड़कर फांसी दे देंगे। वो सिपाही सारा का सारा हाल बयान कर देता है कि असल में तो हम इनको बचाने आए हैं, हम इनका इम्तिहान ले रहे थे, ये अपने इम्तिहान में पास हो गई, अब जल्दी से जल्दी हमें इनको वहां लेकर जाना है, जनरल बख्त खां के पास लेकर जाना है, वरना रास्ते में कोई हमें पकड़ लेगा और हमें फांसी दे देगा या फिर अंग्रेज हमें गोली मार देंगे। भागवती इस दौरान में उठ खड़ी होती है, इसको होश आ गया और किशन कंवर और सलमा के मुंह पर पानी के छींटे देती है और उनका सर सहलाती है। और फिर भागवती कहती है, उठो प्यारी, तुम्हारे बख्त खां ने तुम्हें बुलाया है, अपने प्यारों का बदला लो, अपने मुल्क की आबरू बढ़ाओ। आहिस्ता आहिस्ता सलमा और किशन कंवर को होश आता है, वो उठकर बैठती हैं। भागवती उन्हें पानी पिलाती है, क्योंकि उनको अब समझ में आ गया कि सारा का सारा चीज नकली था और असल में बख्त खां के आदमी है जो इनको लेकर जाने के लिए आए हैं। तो उनको होश आ गया। पहला सिपाही कहता है, आपसे फिर आपके कदमों पर गिर गिर कर माफी मांगता हूं। नदामत जाहिर कर रहा है, अपना रंज अफसोस जाहिर कर रहा है कि मैंने तुम्हें परेशान किया, लेकिन ये जरूरी था, पता चल जाता कि कौन सच है और कौन झूठ है। सलमा और किशन कंवर मुस्कुरा देती हैं, मगर अभी एक और गुस्ताखी करना है। सिपाही कह रहा है कि मुझे अभी एक और गुस्ताखी करना है, यानी बेअदबी करना है। वो क्या है? हम आपको शहर के बाहर सिर्फ कैदी बनाकर ही ले जा सकते हैं, हमें आपकी मुश्किल कसना होगा। मुश्किल कसना, दोनों हाथ पुश्त पर बांध देना, पीछे हाथ आपके बांधने पड़ेंगे ताकि आपको कैदी की तरह ले जाया जा सके। अगर हम आपको ऐसे ही लेकर जाएंगे तो लोगों को हमारे ऊपर शक हो जाएगा, जो दूसरे अफसरान हैं उनको शक हो जाएगा और फिर हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो आपको हम एक सख्त कैदी की तरह लेकर जाएंगे, जुल्म करते हुए आपको यहां से लेकर जाएंगे, आपके गले में रस्सी होगी और आपकी मुश्कें खिंची हुई होंगी। सलमा और किशन कंवर एक दूसरे की तरफ देखती हैं, फिर दोनों खड़ी हो जाती हैं। सिपाही जल्दी जल्दी उनकी मुश्कें कसते हैं और गले में फंदा डालते हैं। फिर एक सिपाही आगे, दो पीछे, अटेंशन हो जाते हैं। पहला सिपाही रवानगी का हुक्म देता है और वो सब वहां से रवाना हो जाते हैं। इस तरह से वो वहां पर निकल जाता है। ये जो आखिरी एक्ट है, ये आखिरी एक्ट आजमाइश का मुकम्मल हो गया, जो इनकी आजमाइश थी सलमा और किशन कंवर की। बड़ा खूबसूरत हिस्सा है, वतन परस्ती के जज्बे से सरशार है, साथ ही उस वक्त हालात को भी बयान किया है, कैफियत बयान की है, खूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल किया है, आसान अल्फाज का इस्तेमाल किया है। ड्रामे को ड्रामे की फनी ज़रूरियात के हिसाब से मोहम्मद मुजीब ने लिखा है। यहाँ पर हमारा सबक मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ में फिर आपके सामने हाजिर रहूंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अलविदा।